प्रिय नरेंद्र, मैं भारत तुम्हारा राष्ट्र। मैंने आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा 2024 आकाशवाणी सुनी। मैं बहुत शीघ्र स्वतंत्र होने जा रहा हूं। अब ये मत कहना कि मैं 15 अगस्त 1947 से स्वतंत्र हूं। देश के विभाजित भूभाग पर तुम 15 अगस्त को एक बार फिर लाल किले पर तिरंगा फहराकर एक और स्वतंत्रता दिवस मनाओगे। अग्रिम शुभकामनाएं। उस दिन अंग्रेजों के इंडिया में शासन व्यवस्था बदली और हमने मान लिया कि मैं राष्ट्र स्वतंत्र हो गया, किंतु मैं स्वतंत्र नहीं हूं। भारत के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक राष्ट्रीय विचार आज भी परतंत्र हैं। जितने सूर्य स्वतंत्र भारत में उगे हैं, उतना ही मैं पीछे गया हूं। किंतु अब युग परिवर्तन के इस दशक में मैं स्वतंत्र होने जा रहा हूं। सब जानते हैं विचार अव्यक्त होता है, विचार का कोई आकार नहीं होता। इसी प्रकार से मैं भारत, मेरे विचार का भी कोई आकार नहीं। भारत देश की सीमाएं तो हैं, लेकिन भारत का विचार अव्यक्त है। इस वर्ष का बजट बन चुका है। आगामी बजट में एक वर्ष आपको मिलेगा। भारत की धरती पर जिस अर्थव्यवस्था की बात होती है, वो इंग्लैंड में जन्मे अंग्रेजों की भूमि के ऊपर यूरोपीय देशों की धरती पर जन्मे अर्थशास्त्रियों द्वारा बनाई गई है। एडम स्मिथ, जिसे हम फादर ऑफ इकोनॉमी कहते हैं, भारत के स्टूडेंट्स भी वही पढ़ रहे हैं। हम ये क्यों भूल जाते हैं? चाहे वो कॉरपोरेट सेक्टर है, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज है, इन सब का जनक इंग्लैंड, फ्रांस, डच, यूरोप के देश हैं। इन्हीं यूरोपीय देशों में इंग्लैंड का मनुष्य अमेरिका चला गया। मुट्ठी भर लोग अमेरिका गए थे, वहाँ उन्होंने कॉलोनियाँ बना ली। भारत से बड़ा 3 गुना क्षेत्रफल अमेरिका का है और 3 गुना बड़ा कनाडा का है। अब जिस छोटी सी आबादी को इतना बड़ा भूभाग मिलेगा तो आर्थिक संपन्नता होगी ही। इंग्लैंड से गए लोगों के बसाए ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल भी भारत से 3 गुना बड़ा है और उसकी आबादी 3 करोड़ से भी कम है। इसी प्रकार से न्यूजीलैंड जैसे दूसरे देश हैं। यूरोप के 50 देशों की आबादी भारत के बराबर है। उनके पैरामीटर्स, उनकी जीडीपी ग्रोथ एक छोटी सी आबादी के ऊपर लागू होते हैं। छोटी सी मनुष्य आबादी तो थी इंग्लैंड के मनुष्यों की, जो 16वीं सदी के बाद वो दुनिया में निकले और पूरी दुनिया को गुलाम बना लिया। एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशंस में एक विचार दिया कि जो इंग्लैंड के लोग हैं, ये जो दूसरों को गुलाम बना करके इस प्रशासन शासन पर सत्ता करते हैं, उस गुलामी की आवश्यकता नहीं है और आर्थिक रूप से संपन्न बन जाओ। वेल्थ ऑफ द नेशंस पुस्तक में एडम स्मिथ लिखते हैं कि नागरिकों की समृद्धि, नागरिकों के पास जो संपत्ति है, वही राष्ट्र की संपत्ति। अब इंग्लैंड ने एडम स्मिथ की बात कितनी सुनी, कितनी नहीं सुनी, लेकिन इंग्लैंड का जो आदमी अमेरिका में जाकर बसा था, उसने उसको अक्षर से पालन किया और उस अक्षर से पालन करके उसने पूरे अमेरिका के अंदर समृद्धि की। आबादी छोटी थी, भूभाग बहुत बड़ा था, मुट्ठी भर लोग थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन का युग आया और धीरे धीरे वर्ल्ड वार 1 तक अमेरिका आर्थिक महाशक्ति बनकर के खड़ा हो गया। हम उनके बनाए पैमाने, भारत की आबादी आज 140 करोड़ है। अगर उसी जीडीपी के आंकड़े से, उसी खर्चे के हिसाब से हम नापेंगे तो ज़रा कैलकुलेट करिए
यदि मोटर कार नहीं बिकेंगी तो आपकी आर्थिक तरक्की रुक जाएगी, स्लो डाउन आ जाएगा। और मोटर कार बिकेंगी तो गलियों के अंदर पार्किंग की समस्या आ जाएगी। अगर बीमार नहीं होगा तो आपका मेडिकल सेक्टर कैसे ग्रो करेगा? और बीमार होगा तो आपको कितनी जन स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करनी पड़ेगी? हर चीज व्यापार से कनेक्टेड है। सब जानते, इतिहास की बात है। इंग्लैंड का व्यापारी व्यापार करने के लिए भारत आया था और धीरे धीरे यहाँ का राजा बन गया। दुनिया में जहाँ भी गया व्यापार करने के लिए गया। जितना कॉर्पोरेट सेक्टर है ये सारा व्यापार का पैमाना है। आज अमेरिका का व्यापारी व्यापार कर रहा है। फिर एक ट्रिकल डाउन थ्योरी आ गई अमेरिका से। वो कहती है धनाढ्य के पास अपार धन संपदा होगी तो उसमें से कुछ पैसा रिस रिस कर गरीब का पेट भरेगा, उससे गरीब की समृद्धि होगी। आप जरा हिसाब लगाइए। एक फार्मूला बताने जा रहा हूं। मेरे राष्ट्र में महंगाई क्यों बढ़ती है? महंगाई इसलिए बढ़ती है, स्थानीय कारणों से नहीं बढ़ती। यदि स्थानीय कारणों से महंगाई बढ़ेगी तो एक एक कमोडिटी की बढ़ेगी। मान लो कहीं सूखा पड़ गया, अनाज नहीं हुआ, फसल ठीक नहीं हुई, महंगाई बढ़ेगी। कोई फसल खराब हो गई, महंगाई बढ़ेगी। किंतु इन टोटल जब एन ब्लॉक सब चीज़ों की महंगाई बढ़ती है तो उसके कारण विदेश में बैठे हैं। महंगाई का बहुत बड़ा कारण अमेरिका के अंदर बैठा है। वो धन्ना सेठ, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी खुली है 1991 से। जब चाहते हैं शेयर मार्केट के अंदर रेट बढ़ा देते हैं, जब चाहते हैं उसको गिरा देते हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक ने भारत को कर्ज देने के बदले अपनी सरकारों के माध्यम से दबाव डलवाकर 1947 से 1991 के बीच डॉलर के मुकाबले रुपए का अवमूल्यन करवाना शुरू किया और एडम स्मिथ के अनुसार भारतीय बाजार को खोलने का दबाव बनाते रहे। इस दबाव के चलते विदेशी कर्ज उतारने के लिए 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को भारत का सोना हवाई जहाज में लादकर गिरवी रखने के लिए लंदन जाना पड़ा और यह दिन दोबारा ना देखना पड़े। इसी दबाव में नरसिम्हा राव सरकार ने आते ही 1991 में मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए एडम स्मिथ के कहे अनुसार भारत का बाजार खोल दिया। बात यहीं पर नहीं रुकी। पहले डॉलर और रुपए के एक्सचेंज रेट पर भारत सरकार का नियंत्रण रहता था। विदेशी दबाव बनाते थे और हम अपने रुपए का अवमूल्यन कर देते थे। किंतु विदेशी साहूकारों ने दबाव बनाकर रुपए और डॉलर की विनिमय दर को बाजार के हवाले करवा दिया। डॉलर और रुपए के एक्सचेंज रेट से भारत सरकार का नियंत्रण समाप्त हो गया। आज़ादी से लेकर डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत घटती गई और महंगाई बढ़ती चली गई। 1991 तक तो हम कर्ज लेते थे, किंतु 1991 में भारतीय बाजार के खुलने के बाद विदेशी हमारे बाजार से कितने मिलियन ट्रिलियन बिलियन डॉलर कमा के अपनी संपदा बढ़ा चुके हैं। और जब शेयर मार्केट में रेट बढ़ते हैं तो डॉलर और रुपए की विनिमय दर कम होती है। 1991 के अंदर 22 रुपये 74 पैसे का एक डॉलर था। 2014 के अंदर ये घटता घटता 62 रुपये 33 पैसे पर पहुंचा। आप अपने देश में महंगाई की बात कर रहे हैं, जरा इस विधा को समझिए किस प्रकार से ये पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है और इधर से रुपए की कीमत डाउन हो रही है। यूरोप जाना हुआ, एक बार वॉशरूम इस्तेमाल करने का 1 यूरो यानी 90-95 रुपये भारत के।
इसका मतलब भारत का रुपया 1 नए पैसे के बराबर है आज। हमारा रुपया क्यों गिरता है? अमेरिका में बैठे धन्ना सेठ वो निर्धारित करते हैं भारत के अंदर कितनी महंगाई बढ़ानी है। जितनी महंगाई बढ़ेगी उतना रुपया गिरेगा, उतना शेयर मार्केट उठेगा। शेयर मार्केट बूम होता है, हम बड़ी शान से कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। किसकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है? आपके 20 में कोरोना था, सब जगह लॉकडाउन लगे हुए थे, सेंसेक्स 30,000 से नीचे था, और जब तक वो कोरोना का लॉकडाउन खत्म भी नहीं हुआ था सेंसेक्स 50,000 पे पहुंच गया। फिर 22 और 23 में छलांग लगाई, आज ये बढ़कर के 80,000 पे है। समझिए इसको, बारीकी को आप समझ सकते हैं। अपनी अंतरात्मा में तोलिए उसको कि दुनिया के कौन से कारखाने चल गए, लाशों के अंबार पूरे संसार में लगे हुए थे, किसकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो गई? धन्ना सेठों को पैसा बनाने का अवसर मिल गया। अमेरिका में बैठे लोग भारत की पॉलिटिक्स को प्रभावित करते हैं। अगर यहाँ का कोई आदमी अडानी जैसा अगर उनके बराबर में जाता दिखाई दे तो कोई न कोई इंडनबर्ग आ जाएगा उसकी टांग खींचने के लिए, कोई न कोई सोरोस आ जाएगा टांग खींचने के लिए। क्यों? ये हमारे किस अर्थशास्त्री को नोबेल देंगे? अमर्त्य सेन जैसे को, जो उनकी हाँ में हाँ मिलाएगा। ये भारत का अर्थशास्त्र नहीं है। भारत का अर्थशास्त्र गरीब की समृद्धि से आरंभ होता है। मैं जानता हूं एकदम ट्रांजैक्शन नहीं आएगा, एकदम बदल नहीं होगी, दुनिया आपको बदलने नहीं देगी। इंटरनेशनल ज़रूरतें पूरी करनी है, उनको भी खुश रखना है, लेकिन आपको अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में सोचना पड़ेगा। हम कम से कम अपनी पैरेलल अर्थव्यवस्था तो बना सकते हैं। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां मेरे गांव की दिशा में मुड़ चुके हैं। 145 करोड़ की आबादी का बड़ा बाजार उनके कदमों में है। उनके इस चक्रव्यूह से निकलने के रास्ते तलाशने होंगे, अपने आर्थिक पैरामीटर्स बनाने होंगे, आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र को पढ़ना होगा। हम कम्युनिस्ट नहीं हो सकते, किंतु चाइना की एग्रीकल्चर ग्रोथ को समझ सकते हैं। अपने आईआईटी के अनुसंधान केंद्रों के सामने प्रश्न रखिए, वो रिसर्च करके देंगे। भारत के अनेक जनपदों की जनसंख्या यूरोप के कई देशों से अधिक है। हमारा एक एक जनपद एक एक यूरोपीय देश के बराबर है। कृषि क्षेत्र में लेस मात्र भी कॉर्पोरेट सेक्टर की एंट्री नहीं होनी चाहिए। जितना फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल सेक्टर है एफएमसीजी, वो बड़े सेक्टर में नहीं जाना चाहिए, जिला इकाइयों तक रहना चाहिए। गोबर के खाद की खेती होती थी भारत में। 1921 में अल्बर्ट हावर्ड आए, मैडम गैब्रिएले आई, उन्होंने यहाँ पर गोबर की खाद से खेती होते हुए देखा और उसकी प्रिस्क्रिप्ट करके उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग का नाम दे करके पूरी दुनिया के अंदर कॉन्सेप्ट देने शुरू कर दिया। भारत जब यहाँ पर गोधन था, जब ये दुनिया का एकमेव अति विकसित राष्ट्र था, तब मेरे भारत में गोबर की खाद से ही खेती होती थी, दूध दही की नदियां बहती थी, मेरा किसान समृद्ध था। भारत की जीडीपी छोटी छोटी बचतों से बढ़ेगी। भारत की जीडीपी गरीब आदमी की समृद्धशाली होने से बढ़ेगी। अमीर को आपने 1000 करोड़पति बना दिया, 10,000 करोड़पति बना दिया, पता नहीं कितने अरबपति मल्टी मिलियनर बन गए। आपको ये अंग्रेज चाहे अमेरिका में बैठा है, चाहे इंग्लैंड में बैठा है, चाहे यूरोप में बैठा है, आप चाहे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाओ या दूसरी बन जाओ या पहली बन जाओ, एक चीज याद रखने की है कि दुनिया के अंदर अंतिम से पैसे वाले की होती है। एक पुरानी कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज मुट्ठी भर लोगों के पास पैसा है और हम
घनेरी आबादी के लोग हैं। हमें बहुत बड़ी आबादी का पेट पालना है, बहुत बड़ी आबादी को समृद्धशाली बनाना है। अभी तक तो हम रोज कोई ना कोई नए आंकड़े देते, इतने लोगों को गरीबी रेखा से नीचे निकाल दिया। अरे गरीबी रेखा से नीचे निकल भी जाएंगे तो क्या पूरा देश समृद्धशाली हो जाएगा? देश की समृद्धि कम से कम 50% से ऊपर समाज की समृद्धि में बसती है। बाकियों का रहना हो जाए, खाने पीने के साधन हो, रहने का मकान हो, लेकिन समृद्धि कम से कम 50% लोग समृद्धशाली हो, तब वह राष्ट्र समृद्धशाली कहलाएगा। 16वीं सदी से लेकर वर्तमान तक विकास की हाइपोथेसिस को समझिए। विकास की एक ही हाइपोथेसिस रही है कि हम अपने व्यापार को कैसे बढ़ाएं। उस व्यापार को बढ़ाने के लिए तकनीकी अनुसंधान हुए। पहले कंप्यूटर आया, उसके बाद सॉफ्टवेयर बनने लगे, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी बनावटी बुद्धि का जमाना है। ये सब कॉस्ट रिडक्शन के लिए हुआ, लागत कम करने के लिए हुआ, मैन पावर कम करने के लिए हुआ। इस हाइपोथेसिस की रिसर्च को समझना होगा। भारत घनेरी आबादी का देश है। हम लागत कम करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन केवल मैन पावर कम नहीं कर सकते। इसलिए हमें ऐसे सभी क्षेत्रों को अंडरलाइन करना होगा जिनके अंदर आदमी बेरोजगार ना हो। जैसे गांव के छोटे दुकानदार हैं, जनपदों के छोटे दुकानदार हैं, छोटे बाजार हैं। सब जगह अगर माल खुल जाएंगे तो चकाचौंध के अंदर सारे छोटे बाजार समाप्त हो जाएंगे। वो चाहे ऑटोमाइजेशन है, चाहे तकनीकी विकास है। आज हमें भले ही इसके साइड इफेक्ट दिखाई ना दें, किंतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितनी हमें प्यारी लगती है, एक एक ऑफिस के अंदर जितनी मैन पावर आज कंप्यूटर लेकर के काम कर रही है, जिस दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव आएगा वो सारे बेघर हो जाएंगे। बेरोजगारी की समस्या आपके अंदर गृह युद्ध की परिस्थितियां पैदा करेगी। इतनी बड़ी आबादी के लिए मुट्ठी भर लोगों की विकसित अर्थव्यवस्था कतई तर्कसंगत नहीं है। अपेक्षा है कि तुम अपने राष्ट्र के राष्ट्रीय विचार के ऊपर गहन चिंतन मनन और अनुसंधान करने की दिशा में बढ़ोगे।